सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू बेस्ट वीडियो के साथ हाजिर हूँ। गाइस, आज हिस्टोरी ऑफ अर्थ जानेंगे इस वीडियो में। ये दारू भाई इंडिया का है, बहुत अच्छा, इसका मैं फ़ैन हूँ, उसकी वीडियो है। आप लास्ट तक देखना, बहुत अच्छा होने वाला है पार्ट 1। नमस्कार दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हो ये धरती जिस पर हम सभी इंसानों ने जन्म लिया है, ये धरती जो घर है अनगिनत प्रकार के जीवों का, यही धरती आज से 400 करोड़ साल पहले एक उबलता हुआ लावे का गोला था। एक ऐसा गोला जिस पर जिंदगी का कोई नामो निशान तक नहीं था। ऐसे में जाहिर सी बात है, सवाल उठता है, आखिर ये लावे का गोला हमारी आज की पृथ्वी में कैसे बदल गया? ये सारा पानी कहां से आया? हमारे चांद यानी मून की फॉर्मेशन कैसे हुई? इस सब का कनेक्शन है दोस्तों हमारे सूर्य और सोलर सिस्टम के जन्म से। आइए समझते हैं इन सभी चीजों को गहराई से आज के इस वीडियो में। आज से करीब 4.6 बिलियन ईयर्स पहले यानी 460 करोड़ साल पहले की बात है। हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था। इसकी जगह था तो सिर्फ अंधकार, गहरी, शांत और खाली स्पेस। इस स्पेस में घूम रहा था धूल और गैस से भरा हुआ एक बादल। इस बादल को हमने सोलर नेबुला का नाम दिया है। हिंदी में इसे निहारिका कहा जाता है। इसमें कई प्रकार की गैसेस मौजूद थी, लेकिन मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती थी। ये बादल शांति से करोड़ों अरबों सालों से अंतरिक्ष के अंधेरे में घूम रहा था कि अचानक से एक दिन एक बड़ा धमाका होता है। नहीं, मैं बिग बैंग की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं सुपरनोवा की। यह धमाका इस बादल के अंदर नहीं होता, बल्कि इसके बगल में होता है। इसके पास मौजूद एक डाइंग स्टार एक्सप्लोड कर जाता है। इस एक्सप्लोजन को हम सुपरनोवा बुलाते हैं और अक्सर ये उन स्टार्स के साथ होता है जो अपनी लाइफ के एंड तक पहुंच चुके हैं। इस धमाके की शॉक वेव्स हमारे सोलर नेबुला पर पड़ती हैं और इसके चलते ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। इस बादल के कुछ एरियाज में गैस और डस्ट कंप्रेस करने लगता है। धीरे धीरे ये पूरा नेबुला अंदर की ओर सिकुड़ने लगता है और जो गैस और धूल थी वो घूमने लग जाती है, गोल गोल घूमने लग जाती है एक रोटेटिंग डिस्क के रूप में। इस फ्लैट रोटेटिंग डिस्क को हम प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क का नाम देते हैं। प्रोटो का मतलब है पहले, प्लैनेट्स के आने से पहले की डिस्क। स्क्रीन पर दिखाए गए इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि ये डिस्क कैसी दिखती होगी। क्योंकि ये डिस्क चपटी हुई है, फ्लैट है, इससे हमें ये भी समझ में आता है कि हमारा सोलर सिस्टम एक फ्लैट सोलर सिस्टम क्यों है। इसकी बात मैंने वॉयेजर वाले वीडियो में करी थी। हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स जब सूरज के अराउंड गोल गोल चक्कर लगाते हैं, वो ऑलमोस्ट एक ही प्लेन में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी प्लैनेट का ऑर्बिट ज्यादा ऊपर नीचे हो एक दूसरे से। अब इस प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के बीचों बीच प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ते रहते हैं, जिसके चलते एक प्रोटो स्टार का जन्म होता है। प्रोटो स्टार यानी फिर से वही मतलब कि स्टार के बनने से पहले जो चीज एग्जिस्ट करती थी। अब धीरे धीरे यहाँ पर नेबुला का सारा मटेरियल बीच की ओर खींचा जाता गया बढ़ती गर्मी और दबाव के कारण। पर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जाकर ये इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया बीच में कि न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन होने लगा। हाइड्रोजन गैस का फ्यूजन रिएक्शन जो लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर होता है। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है। इसी फ्यूजन रिएक्शन की वजह से हमारे सूरज का जन्म होता है और यही वो रिएक्शन है जो आज के दिन तक भी सूरज में हो रहा है, जिसकी वजह से धूप, गर्मी और रोशनी हमें मिलती है धरती पर। एक्चुअल रिएक्शन डिटेल में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर यही हो रहा है, हाइड्रोजन हीलियम में बदल रही है। उस वक्त 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हमारे सोलर नेबुला का ज्यादातर गैस और डस्ट सारा सूरज में जाकर इकट्ठा हो रहा था। यही कारण है कि आज के दिन भी हमारे पूरे सोलर सिस्टम का टोटल मास का लगभग 99.8% सिर्फ सूरज में मौजूद है और बाकी जो 0.2% है वो बेकार नहीं गया। उसी 0.2% से बनते हैं 8 प्लैनेट्स, सैकड़ों मून्स, हजारों कॉमेट्स और लाखों एस्ट्रॉइड्स हमारे सोलर सिस्टम में। लेकिन सवाल ये कि कैसे बनने शुरू हुए ये प्लैनेट्स?
ये चीज भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो घूमती हुई प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क थी, उसके अंदर छोटे छोटे धूल के पार्टिकल्स आपस में टकराने लगे और चिपकने लगे एक दूसरे से। ये स्टैटिक या केमिकल बॉन्डिंग फोर्सेस की वजह से होने लगा और शुरू में इससे छोटे छोटे गुच्छे बनने लगे। लाखों सालों बाद धीरे धीरे गुच्छे और बड़े होने लगे जब और धूल के पार्टिकल्स इनसे जाकर टकराए। धीरे धीरे इनमें से कुछ इतने बड़े बन गए कि उनका साइज 1000 मीटर से लेकर कुछ किलोमीटर तक पहुंच गया। इन चीजों को हम प्लैनेटेसिमल्स करके पुकारते हैं, यानी कि प्लैनेट्स का बहुत छोटा टाइनी वर्जन। जब ये प्लैनेटेसिमल्स ग्रेविटी के प्रभाव से इकट्ठे होने लगे और साइज और मास में लगभग हमारे चांद जितने बड़े हो गए, तो हम इन्हें प्रोटोप्लैनेट्स करके पुकारने लगे। ये जो पूरे इकट्ठे होने का प्रोसेस है, इसे हम एक्रीशन कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में एक्रीशन की डेफिनेशन देखो, द कमिंग टुगेदर एंड कोहेशन ऑफ मैटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन टू फॉर्म लार्जर बॉडीज। मटेरियल्स के एक्यूमुलेशन से लार्जर बॉडीज का निर्माण होना। एक्रीशन के इस प्रोसेस को सोवियत यूनियन के एस्ट्रोनॉमर विक्टर सैफरोनोव ने साल 1969 में पहली बार दुनिया के सामने रखा था, लेकिन शुरुआत में उनको किसी ने सीरियसली नहीं लिया। ये सिर्फ 1984 में जाकर ही था कि जब सैफरोनोव के काम को पढ़ा जाने लगा और उनके आइडियाज को साइंटिफिक कम्युनिटी द्वारा अपनाया जाने लगा। आज के दिन एक्रीशन का ये प्रोसेस साइंटिस्ट पूरे ब्रह्मांड में बार बार देख चुके हैं होते हुए टेलीस्कोप्स के जरिए। एस्ट्रोनॉमर्स ने बाकी सोलर नेबुलाज में चीज होते हुए देखी है कि धूल के पार्टिकल्स काफी तेजी से इकट्ठे हो जाते हैं और सिर्फ चंद हजार सालों में ये 1 सेंटीमीटर तक के पार्टिकल्स बन जाते हैं। क्योंकि ये अलग अलग स्टेजेस में होता हुआ देखा गया, इसलिए साइंटिस्ट अब सेफली कह सकते हैं लाखों सालों बाद यही छोटे छोटे पार्टिकल्स और बड़े होते रहते हैं और बाद में प्लैनेट्स बन जाते हैं। इसी प्रोसेस का एक और सबूत हमें मीटियोराइट्स में भी देखने को मिलता है। जो मीटियोर्स धरती पर आकर गिरते हैं, साइंटिस्ट जब उन्हें स्टडी करते हैं और देखते हैं कि उनके अंदर कौन कौन से मटेरियल्स मौजूद हैं, तो एक चीज जो काफी सो गाइज, आपने ये वीडियो देख ली होगी और मुझे लगता है आपको मज़ा भी आएगा। पार्ट 1 है और आगे कमेंट करें, पार्ट 2 तो मैं भेज दूंगा। और मुझे सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं एक नया क्रिएटर हूँ। थैंक यू।